Hello everyone, welcome to my channel. I will discuss a short trick to remember IR's frequency range in this session. So before that, I will share some basic part of IR, then we will come to our main topic. So the IR spectroscopy involves the interaction of infrared radiation with matter, and it covers the range of wavelength 2.5 micrometer to 25 micrometer, but we generally study it in centimeter inverse, so we will convert it in centimeter inverse. So here the frequency comes in the range of 400 to 4000 centimeter inverse. Now we divide this range into two parts. One is from 500 to 1500 centimeter inverse, and second part is 1500 inverse to 4000 centimeter inverse. We study it in centimeter inverse. I hope you will you know it very well. It's not that hard to remember it. So now we will study this frequency in a very in brief. So let's start. सो गाइस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फ्रीक्वेंसी की रेंज लर्न करने के लिए सबसे पहले हमको उसका फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट के अपॉन न्यू। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, जहाँ पर के होता है फोर्स कांस्टेंट और जो न्यू है वो होता है रिड्यूस मास। अब फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम है जिसमें ए सिंगल बॉन्ड बी है। तो फोर्स कांस्टेंट हमको बताता है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हमको पता है एक बात कि डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू डबल, एंड डबल का ज़्यादा होगा कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले तो आप जो ये रेंज मैंने यहाँ लिखी है इसको आप प्रैक्टिस करें 2-3 बार अपने कॉपी में लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहले 500 यानी 500 से 500, फिर उसके बाद 1550, फिर 1650, 1800, 2000, 2500 और 4000। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। आप 2-3 बार इसको कॉपी में लिखिए, आपको याद हो जाएगा। तो जैसे कि थोड़ी सी मैंने हिंट दे रखी है कि जो फर्स्ट वाली यानी इस कैटेगरी में जो आएगा 500 से लेकर 1500 वाली कैटेगरी में जो आएगा, यहाँ पर कौन आएंगे? सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए फोर्स कॉन्स्टेंट कम रहता है, तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी भी कम रहेगी। जो सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में थोड़े वीक होंगे, तो उसके फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू भी कम होगी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के, तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है सिंगल बॉन्ड वालों के लिए वो आएगी 500 से 1500 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट 1550 से 1650 के बीच में आएंगे डबल बॉन्ड वाले, और 1650 से 1800 के बीच में भी आएंगे डबल बॉन्ड वाले। अभी डिस्कशन करते हैं कि कौन से डबल बॉन्ड आएंगे। नेक्स्ट 1800 से 2000 के बीच में बहुत फ्यू बैंड्स आते हैं, उसको हम स्टडी नहीं करते नॉर्मली। उसके बाद 2000 से 2500 के बीच में आएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले, सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल, और जो सबसे आखिरी वाला वो है जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आएंगे इन तीनों के भी अलग से डिस्कशन करेंगे। हालांकि इनमें सिंगल 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 बॉन्ड है, बट इनमें बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, बहुत टाइट ओवरलैपिंग होती है। इस वजह से जो उनको स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब फोर्स कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एनर्जी इनके लिए नीड होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तीनों तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर से ऊपर से शुरुआत करते हैं। अब 500 से 1550 के बीच में मैंने अभी बोला सिंगल बॉन्डेड वाले मतलब कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है। और 1500 से 1650 1550 से 1650 के बीच में डबल बॉन्ड वाले, एंड 1650 से 1800 के बीच में भी डबल बॉन्ड वाले आएंगे। अब देखिए डबल बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, मतलब जो चीज़ें आपको याद रखनी है जो मेन आता है एग्जाम में। एक तो सी डबल बॉन्ड सी, और एक सी डबल बॉन्ड एन, और एक होता है सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बन तो तीनों में कॉमन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर है ऑक्सीजन। अब इन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन। तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के पास साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बोनिल कार्बन में ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू साइन सी एन और सी डबल बॉन्ड सी के। ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो फोर्स कांस्टेंट भी उतना ज़्यादा, और फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बैंडिंग भी आएगा और स्ट्रेचिंग भी आएगी। नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी की बात करें वो कार्बन कार्बन के लिए ज़्यादा होगी कंपेयर टू इन दोनों के। तो जो ये दोनों हैं ये तो लाइक करते हैं 1550 से 1650 के बीच में, और जो C डबल बॉन्ड O है वो लाइक करता है 1650 से 1850 के बीच में। यानी जितने भी कार्बोनिल से रिलेटेड कंपाउंड आएंगे उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लाई करेगी 1650 से 1800 के बीच में, जो कि होगी नॉर्मली अमाइड से लेकर कीटोन, एस्टर और सबसे लास्ट में एसिड हैलाइड तक। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए। हम सिंगल बॉन्ड के लिए हमने पढ़ लिया कहाँ से कहाँ तक है। डबल बॉन्ड के लिए भी हमने पढ़ लिया। डबल बॉन्ड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन का कार्बन के साथ, और एक है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता नहीं है कार्बन से। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो बढ़िया ओवरलैपिंग करेगा कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो जो इसके लिए के की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू इसके के की। तो के की वैल्यू ज़्यादा यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज़्यादा। तो कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन में से कार्बन और नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है देन कार्बन कार्बन में। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 2000 से 2500 के बीच में। अब जो सबसे लास्ट कैटेगरी है और सबसे इम्पोर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, वो है 2500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की, जिसमें नॉर्मली लाइक करते हैं तीन चीज़ें। फर्स्ट तो करें एक तो सी और एच की। ध्यान रहे मैंने यहाँ पर सी और सी की बात करी थी, ऊपर भी सी और सी की बात करी थी। सी और एच में जो ओवरलैपिंग होती है सबसे बढ़िया होती है क्योंकि एच का जो 1s ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और हमको पता है कि 1s बहुत अच्छी ओवरलैपिंग यहाँ पर दिखाता है। तो इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू कार्बन और कार्बन के। अब इसमें एक बच्चों को डाउट रहता है काफ़ी कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, अब हमने बचपन से एक बात पढ़ी कि OH ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो दोनों बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और H+ ईजिली रिलीज कर लेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग OH के बीच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए क्योंकि इसका K कम है कंपेयर टू इसके। बट यहाँ जो एसिडिटी है उसमें हम कंपेयर करते हैं कि उसके बाद बनने वाला प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। यानी कि अगर मैं अच्छे से बताऊँ तो सपोज़ यहाँ पर OH है, अगर ये एसिडिक नेचर शो करता है तो सपोज यहाँ पर R ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका RO नेगेटिव आएगा प्लस H+, ये तो होती है इसकी एसिडिटी। अगर मैं कार्बन का भी सेम चीज़ करूँ तो कार्बन अगर सपोज यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, तो उसके बाद क्या आएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस H पॉजिटिव। तो एसिडिटी का मतलब होता है H+ देने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो कितना स्टेबल है। तो उसमें देखते हैं कि हम जो ऑक्सीजन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होता है कंपेयर टू कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये होती है एसिडिटी। बट इसका फोर्स कांस्टेंट और ओवरलैपिंग में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग जो होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। तो ऐसा मत सोचना कि एसिडिटी इसकी ज़्यादा है तो इसका बहुत ही वीक इसके बीच में बॉन्ड होगा। बॉन्ड कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग कितनी बड़ी है उसमें, और एसिडिटी मतलब कि उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, उसको उसकी एसिडिटी से हम अनुमान लगाते हैं। तो जो OH है उसके बीच में बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बढ़िया ओवरलैपिंग हुई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, उससे कम होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और सबसे कम मतलब इन दोनों के कंपेयर में जो सबसे लेस ओवरलैपिंग होगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगी। तो K सबसे कम किसके लिए होगा, इसके लिए होगा, और K सबसे ज़्यादा OH के लिए होगा। और हमको पता है कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, और H के लिए होगी। अब इसमें भी OH में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एक तो फ्री OH, यानी एक तो हमको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अगर हाइड्रोजन बाइंड होता है तो वो दूसरे जो इसी के जैसा मॉलिक्यूल दिखता है उससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बट हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। एक तो उसको जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है उसको हम बोलते हैं फ्री OH, और जहाँ हाइड्रोजन बनता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला H, और एक कार्बोक्सिलिक वाला OH भी होता है, मतलब COOH। तो ये भी तो OH है। तो इन तीनों के लिए भी इसके नीचे 3 कैटेगरियाँ डिवाइड की गई हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। ये फर्स्ट स्टेप था इसको समझने का, बहुत ही इजी वे है। आपको बस एक बार ये सारी चीज़ें अपनी बुक में लिखनी है, आपको याद हो जाएंगी इजीली। सबसे पहले 500, फिर 1500, सॉरी 1550, सॉरी 550, फिर 1650, फिर 1800, फिर 2000, फिर 2500 और 4000। ये बस इसको लिखना है। और सबसे पहले वाले में आएंगे सिंगल बॉन्ड वाले, इन तीनों में आएंगे डबल बॉन्ड वाले, फिर नेक्स्ट में आएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले,
मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड भी इसमें कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच वाला आएगा इसमें से, इसमें डबल बॉन्ड आएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। फिर 2000 से लेके 2500 में ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन वाले। और सबसे आखिरी है उसमें आएंगे जो जिनके बीच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ओवरलैपिंग होती है, मतलब सी और एच, एन और एच, और ओ और एच। अब इससे भी अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो इतना वैसे इनफ रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्जाम में क्या होता है कि एकदम सर्टेन वैल्यू हमको दी रहती है, हम थोड़ा आइडिया नहीं लगा पाते हैं। ये तो खाली जस्ट एक याद करने के लिए था। तो उसके भी आगे एक चार्ट बनाया मैंने, आइए देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको आप ऐसा ही अपने कॉपी में उतार लीजिए क्योंकि ये बहुत ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने जो इसका रेंज है वो मैंने 500 से रखी है 4000 के बीच में, जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले पेज में। तो 500 से 1500 के बीच में मैंने बताया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, सॉरी केवल सिंगल बॉन्ड वाले एटम आएंगे, मतलब जिनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। एच वाले नहीं आएंगे, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एल्कोहल वाला, और सी सिंगल बॉन्ड एन एमीन वाला, और सी सिंगल बॉन्ड ओ ये कौन सा वाला है, ईथर वाला। मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स में आएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है ये, मतलब 500 से 1500 के बीच की रेंज में आएंगे सिंगल बॉन्ड वाले। और फर्स्ट जो सबसे कम जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सी सिंगल बॉन्ड एक्स, यानी इनको बोलते हैं हम हेलोजेंस। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और आयोडीन, अब हमको पता है आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू ब्रोमीन का और छोटा, क्लोरीन का और छोटा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइज़ बड़ा होने के चक्कर में जो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका फोर्स कांस्टेंट के क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी ईजिली ये ब्रेक हो जाएगा। अगर के कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम। तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है पूरे के पूरे इस टेबल में वो होगी सी और आई की, जो कि होती है 500। यहाँ पे मैंने लिखा है ये होती है 500। और इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी ब्रोमीन की, CBr की, और सबसे ज़्यादा उससे थोड़ी ज़्यादा होगी CCl की। CF की होती है 1000 से थोड़ी आगे, 1000 से 1400 तक की होती है, ठीक है। अभी आगे आएगा। तो देखिए ये सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, फिर कार्बन और हेलाइड के बीच की बॉन्ड की, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का होता है तो ईजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी इसका फोर्स कांस्टेंट बहुत ज़्यादा कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी कम। नेक्स्ट रेंज में आता है, अब देखिए सी और एक्स, फिर इसके बाद आता है सी और ओ। तो सी और ओ कौन से वाले सी ओ हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है सी और ओ। तो जो ये सी ओ है वो कौन सा वाला सी ओ है, या तो एल्कोहल क्या होता है, ROH ये होता है। तो ओ एस तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो सबसे ज़्यादा होती है, फिलहाल हम RO की देख रहे हैं। तो RO क्या होता है, RO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लाई करती है 1300 से लेकर 1000 के बीच में। ऐसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की होती है 1100, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की होती है 1350 से 1000। तो यहाँ पर इसको ये टोटल सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, 500 से 1500 के बीच में आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके आगे 1500 से लेकर 1650 के बीच में, ये 1550 है, 1550 से लेकर 1650 के बीच में मैंने कहा था डबल बॉन्ड वाले आएंगे। डबल बॉन्ड में क्या क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाले के हम बात नहीं करेंगे, आगे आएगा। तो इन दोनों में देखिए कि सबसे बड़े ओवरलैपिंग होगी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा होगी। बट लाई कहाँ करेगी, जो आपने याद किए हुए हैं उसी को याद करना है, 1500 500 से 1500, 1500 से 1650। तो 1500 से 1650 के बीच में इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज लाई करेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसकी लाई करती है 1680 से लेकर 1600 के बीच में, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लाई करती है 1690 से लेकर 1640 तक। मतलब जो मैंने ऊपर ही आपको बता रखा है, इससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये याद हमें थोड़ी टफ होता है कि कौन पहले था कौन बाद में था। तो ये तो प्रैक्टिस से आपको याद होंगे। नेक्स्ट इसके बाद सी डबल बॉन्ड एन का हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट आता है सी डबल बॉन्ड ओ। अब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, तो इसका के भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो हमें पता है कि वो कौन सा कार्बन होता है, कार्बोनिल वाला कार्बन होता है, राइट। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, अमाइड होता है, एस्टर होता है, कीटोन होता है, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड,
तो इन सब की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे लाई करेगी? देखिए, जो सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एमाइड की। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए, हम यहाँ पे किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की। ठीक है, डबल बॉन्ड जहाँ पर भी वीक होगा, यानी इसका मतलब उसका के कम है, के का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जनरली हमको देखना है कि सी और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कहीं कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और कहीं कहीं पर ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसे करके। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा उसका के कम होगा, डबल बॉन्ड होगा तो उसका के उतना ही ज़्यादा, ट्रिपल में उतना ही ज़्यादा। तो यानी हमें देखना है कि बेसिकली जहाँ पर रेजोनेंस सबसे कम हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एमाइड के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन पे जो ये लोन पेयर होता है ये अपने लोन पेयर ऐसे करके रेजोनेंस में दे देता है। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के पीछे डबल बॉन्ड था, अब वो डबल बॉन्ड नहीं रहा, अब वो डबल बॉन्ड से हट के क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। तो यानी इसकी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, यानी इसका फ्रीक्वेंसी भी कम, इसलिए एमाइड का सबसे कम यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आता है कीटोन। अब कीटोन में क्या होगा कि आर डबल बॉन्ड सी आर। अब कीटोन अपने इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि जो आर ओ प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ देंगे, कार्बन की तरफ। तो कार्बन पर जो जो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनफैक्ट बढ़ जाएगी। तो जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे क्या होंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्लाइटली क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, बट उतना नहीं होगा जितना रेजोनेंस से होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से थोड़ा वीक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कीटोन में, अब कीटोन से ज़्यादा कम किस में होगा, एल्डिहाइड में, क्योंकि एल्डिहाइड में तो सिर्फ एक ही तरफ से देगा, क्योंकि दूसरी तरफ से तो हाइड्रोजन है वो तो प्लस आई नहीं दिखाता, प्लस आई सिर्फ एल के ग्रुप दिखाता है। तो एल्डिहाइड का कीटोन से थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट एस्टर। आपके अकॉर्डिंग एस्टर कीटोन और एल्डिहाइड से यहाँ होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग RCOO आर, जैसे हमने एमाइड के केस में किया था कि ये जो लोन पेयर है वो क्या जाएंगे, यहाँ पर रेजोनेंस में जाएंगे, और जो ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली घट जाएगा, यहाँ पर स्लाइटली घट जाएगा। जैसे यहाँ पर है RCOO, ये हमारा एस्टर, जो यहाँ के डबल बॉन्ड है वो जाएंगे रेजोनेंस में ऊपर की तरफ। तो ये RC यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा R। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अब जो आपके अकॉर्डिंग रेजोनेंस में ध्यान से, जो ये वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो तो कम हो जा रहा है, जो ये वाला डबल बॉन्ड है वो तो कम हो जा रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो यानी म्यू जो CO है वो कम होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए जो फोर्स कांस्टेंट होता है डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से। बट यहाँ देखिए कि रेजोनेंस के बाद जो डबल बॉन्ड है वो उसके बगल वाले में आ गया है। ये बार समझाती हूँ मैं। देखिए गाइस, सपोज ये है RC डबल बॉन्ड OR, ये कोई एस्टर है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर हैं, ये जाएंगे रेजोनेंस में। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, R सिंगल बॉन्ड C। अब ये डबल का हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल का हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये रेजोनेंस में जा रहा, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O, यहाँ पर R, यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव। अब हमको पता करना है कि म्यू CO यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी। अब देखिए म्यू CO मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको CO की स्ट्रेंथ का अनुमान लगाना है, राइट। अब उसको क्या पता है ये वाला CO कौन सा है और ये वाला CO कौन सा है। तो ये वाला ऑक्सीजन ने भले यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बट यहाँ पर नया C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो चुका है। तो जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O कम हुआ तो यहाँ पर दूसरा आ गया है, तो यहाँ पर दोनों का इफेक्ट, मिक्स्ड इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी इसके बाद क्या होता है, एस्टर। देन उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि एस्टर में क्या होता है, एस्टर में जो यहाँ पर एक का जो लोन पेयर है वो सिंगली इसमें जा रहा है, जबकि इसमें इसका लोन पेयर यहाँ भी जा रहा है, यहाँ मतलब 50-50% डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर ही उतना पार्शियल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा जितना इसमें आया था, तो इससे ज़्यादा होता है एसिटाल्डिहाइड का, एनहाइड्राइड का, और सबसे ज़्यादा होता है इसका एसिड क्लोराइड का। मतलब कोई भी एसिड हैलाइड की जगह आप कोई भी X मान सकते हैं। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देख लीजिए, जैसे RC डबल बॉन्ड OCl, Cl दो इफेक्ट दिखाता है, एक तो +M और दूसरा दिखाता है -I। अब हमें पता है +M
प्लस आई ज़्यादा माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट होता है प्लस एम से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा आएगा, तो जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर को भी यहाँ डोनेट करेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड से स्लाइटली ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ये बन जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फोर्स कांस्टेंट लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पर क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड ओ बन गया है। तो यानी के की वैल्यू बढ़ी है, के की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है एसिड हैलाइड की। तो देखिए यहाँ पर 1650 से लेकर 1850 के बीच की रेंज ये है, और इसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया, आपको कैसे आइडिया लगाना है एग्जाम में। और नेक्स्ट, अब हम डबल बॉन्ड हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में या तो हम कह सकते हैं एक तो सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, या सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड सकता है, या कुछ एलिन सिस्टम भी होता है। एलिन मतलब सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, या कोई कीटीन, कीटीन मतलब सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, या आइसोसाइनेट, ऐसे टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, वो भी इस रेंज के अंदर आएंगे। मतलब नॉर्मली मैं कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में दो वैरायटी, एक तो सी और एन और एक सी और ओ, और यहाँ पर आएगा अब ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो अब इसमें अभी सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एन में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन की। क्यों, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बढ़िया होगी, क्योंकि एन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेयर टू कार्बन के। तो यानी म्यू ज़्यादा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है 2150 और यहाँ पर है 2250। ऐसे करके आप इजीली यहाँ इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो सबसे ब्रॉड रेंज आती है वो आती है 2500 से लेकर 4000 की। तो इसमें देखिए, इसमें मैंने बता दिया आपको, इसमें नॉर्मली कार्बन H और नाइट्रोजन H और ऑक्सीजन H के बीच की हम क्या दिखाएंगे, स्ट्रेचिंग की बात करेंगे। याद रखिए, ध्यान रखें, यहाँ पे मैं बेंडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो जो कार्बन और H है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, स्ट्रेचिंग NH की सबसे उससे ज़्यादा होगी, और OH की सबसे ज़्यादा होगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन के, क्योंकि इनके बीच में बेटर ओवरलैपिंग होती है। तो इसके लिए जो के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस के की, तो इसके लिए म्यू भी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है, इसके लिए जो म्यू की वैल्यू है, जो ऑक्सीजन वाले के लिए सबसे पहले CH की बात करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं पर भी ऐसे टाइप का डिसीजन मिल जाए, मतलब 2900 या 3000, तो आप समझ लेना वहाँ पर CH स्ट्रेचिंग 100% है। मतलब ये इसकी रेंज होती है 2800 से लेकर 3000 के बीच में। और फिर इसके बाद आता है NH वाली की, अब मैंने नीचे लिखा रखी है, NH वाली की मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, बट इसकी मैं बता देती हूँ आपको। इसकी होती है 3100 से लेकर 3500 तक, यानी इसकी रेंज होती है 3500 से लेकर 3100 तक। और जो CH वाली की थी वो कितनी थी, उसकी होती है नॉर्मली आपको अगर दिख जाए यहाँ पर 2800 से लेकर 3000 रेंज की, तो ये आपको दिख जाए तो वहाँ पर मान लेना वहाँ पे क्या है, CH स्ट्रेचिंग है। अब आते हैं OH में। अब देखिए O और H, एक तो फ्री OH होता है, मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, या तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, या फिर सपोज कोई दूसरा मेटल है, दूसरा कंपाउंड है, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, मतलब उसको बोलते हैं फ्री OH। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला OH, और एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्री OH की होती है, उससे कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले OH की। और जो ये वाला है इसका तो बहुत ब्रॉड रेंज होता है, खैर 2400 से लेकर 3400 तक। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला OH होगा, सपोज यहाँ पर मैं बना रही हूँ ROH, और ये किसी दूसरे इससे क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो O और H के बीच का बॉन्ड है वो स्लाइटली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसके बारे में कह सकती हूँ कि इसका जो K है वो भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि K क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। K कम हो जाएगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्री OH से क्या होती है, कम होती है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है, तो देख लीजिए यहाँ सबसे ज़्यादा, अगर आपको कहीं पर भी एग्ज़ाम में अगर आपको 3600 की रेंज मिल गई, तो 3600 की सिर्फ और सिर्फ फ्री OH की होती है। तो एक तो मैक्सिमम मिनिमम इसका 3600 है, मैक्सिमम इसका 3650, इतनी किसी की है ही नहीं यहाँ पर। और इससे थोड़ी सी कम, स्लाइटली कम होती है 3200 से लेकर 3400 की, जो कि होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले OH की, यानी 3200
से लेकर 3400 की। और जो कार्बोक्सी वाला एच होता है इसका बहुत ब्रॉड होता है, वो होता है 2400 से लेकर 3400 तक के बीच में। तो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अब ये तो हमने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर ली। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन के बगल में बैंडिंग फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है बैंडिंग वाले की। इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि बैंडिंग फ्रीक्वेंसी नॉर्मली कम होती है स्ट्रेचिंग की। इसका रीज़न तो आप खुद भी दे सकते हैं कि आप अगर सपोज़ आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है, सपोज़ कोई पाइप है, आप उसको स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कंपेयर टू बैंड करने में, यानी बैंड करना ईजी रहता है कंपेयर टू स्ट्रेच। तो देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग रेंज है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो लगती है CS2 को स्ट्रेच करने में। तो नॉर्मली एग्ज़ाम में दिया रहता है हमको, सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है 1340 वाला। ये बैंडिंग वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर भी आपको इस रेंज का अगर एग्ज़ाम में दिया होगा, मतलब वहाँ पर CH बैंडिंग हो रही है, मतलब वो बैंडिंग वाला दे रखा है आपको, ना कि स्ट्रेचिंग वाला। तो ये आपको ये चार सिर्फ बैंडिंग के आपको याद रखने हैं। इससे अलावा आई डोंट थिंक एग्ज़ाम में पूछेंगे, मतलब एग्ज़ाम में आता भी नहीं इससे ज़्यादा। तो ये स्ट्रेचिंग आपको बस याद रखनी है, जैसे मैंने आपको ट्रिक समझाई है, बस आपको वैसे ही इसको याद रखना है शुरू से बिल्कुल। यहाँ से पहले एक पेज में इसको लिखना है एक एक करके, फिर यहाँ पर सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, और फिर सबसे ज़्यादा रेंज वाले जो होते हैं वो CH, NH और OH वाले ही होते हैं बस। और उसमें भी आपको याद रखना है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल में भी जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, वो उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ कार्बन और कार्बन के, कार्बन और ऑक्सीजन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ कार्बन और नाइट्रोजन, क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़िया होती है। और इसको बिल्कुल भी कंपेयर मत करना है एसिडिटी और बेसिसिटी वाले उससे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि उसमें क्या देखा जाता है कि H+ देने के बाद जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया ओवरलैपिंग इसके पीछे बन रही है। सो गाइज, ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।